पर मुझे लगता है मुझे अपलोड करते रहना चाहिए लेसन्स को। तो आज मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना एमपीएससी 2 का चैप्टर 2। चैप्टर 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो चैप्टर 2 है हमारा उदारवाद एवं न उदारवाद। इसके बारे में हम बात करेंगे, ना कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे नॉर्मल तरीके से कि हम क्या समझ सकते हैं उदारवाद और न उदारवाद के बारे में। मैं पढ़ूँगा इस चैप्टर को और उसमें जो लाइन्स हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको सरल तरीके से। तो आप थोड़ा ध्यान देना और मैं इसको छोटा ही रखूँगा, ज़्यादा बढ़ाऊँगा नहीं। जो मैंने हाईलाइट कर लिए हैं कुछ पॉइंट्स, उन्हीं को बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो उदारवाद और अनुदारवाद क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। इसको हम लिबरल एंड नॉन लिबरल अप्रोच कहते हैं इंग्लिश में। तो आ जाता है उदारवाद के और न उदार मतलब अंतर बताइए, उदारवाद क्या चीज़ है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और उस स्थितियों में क्या उदारवाद की परिस्थितियाँ थी, उदारवाद कब आरंभ हुआ, किन परिस्थितियों में आरंभ हुआ, क्या विचारधारा है ये, किन कौन कौन इसके लेखक हैं, वह हैं विचारक। तो देख लेते हैं। तो जो हमारा उदारवाद का आरंभ हुआ है वो एक विशेष अधिकारों पर आधारित है कि कुछ तरह के विशेष अधिकार हमें मिलने चाहिए, जो कि हमें मध्य युग में शुरुआत हुई थी इसकी। जो उभार आया था इसका उदारवाद की विचारधारा का कि हमें कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिए, वो मध्य युग में जब राजशाही और सामंतशाही यानी राजतंत्र था और सामंतशाही ने जमींदारों का वर्चस्व था, उस व्यवस्था के दौरान उसके विरोध में उन यानी राजतंत्र और सामंतशाही के विरोध में उदारवादी विचारधारा का उगमन हुआ। एक ऐसा विरोध जो जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त था। विरोध का मुख्य नारा था कि हमें आज़ादी मिले, हमें स्वतंत्रता मिले, हमें निरंकुश, हमें कोई भी किसी भी काम करने की पाबंदी ना हो, ये चीज़ मिले। और जो सत्ता थी वहाँ की, वो सत्ता जो बल प्रयोग कर रही थी अपनी साम्राज्य पे, उसके विरोध में कि हमारे पे जो सत्ता की, हमारे पे जो शासन किया जा रहा है वो बल के द्वारा नहीं किया जाए, हमें पूरी तरह से छूट दी जाए। तो यानी बल प्रयोग करने वाली सत्ता से स्वतंत्रता और व्यक्ति के लिए अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार विकास करने की स्वतंत्रता, यानी हम अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति के अनुसार विकास कर सकें, ही हमारी असली स्वतंत्रता कहलाएगी। स्वतंत्रता की परिभाषा मैंने अपने एमपीएससी चैप्टर में बताई थी, यही है जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है। तो उदारवादियों का भी यही मानना है कि अगर हम उसके विरोध में यानी राजशाही सामंतशाही के विरोध में ही उदारवादी का उधर उद्गम हुआ, और एक जो बल प्रयोग करने वाली सत्ता है उसके विरोध में हुआ, उससे आज़ादी पाने के लिए। और उसमें कहा गया कि हम बुद्धि और शक्ति से अपने खुद का विकास करना चाहेंगे, हमें इतनी छूट देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ये उदारवादियों का कहना है। तो उदारवाद ने जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मांग की, यानी सभी क्षेत्रों में हमें अब काम करने की पूरी पूर्ण आज़ादी हो, अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता के अनुसार। और एक फिर यथार्थवाद, उस समय यथार्थवाद का मानना है कि यथार्थवाद बिल्कुल विपरीत था उदारवाद के। वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विश्लेषण करता था, वह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखता था। इनका मानना है कि मनुष्य प्रकृति से ही स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, यानी मनुष्य जन्म से ही आज़ाद है, उसे कोई बंधन नहीं चाहिए, उसे कोई बांध नहीं सकता। स्वतंत्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी अपने विवेक के अनुसार उन्हें आगे विकसित होने की पूरी तरह छूट होनी चाहिए। और उदारवाद के अनुसार समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र व्यक्ति है, यानी पूरी जो मानवीय व्यवस्था है उसका केंद्र ही व्यक्ति है, यानी मनुष्य है। तो राज्य, समाज और अन्य संस्थाएं व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र हैं। जो ये बाकी जो चीज़ें बनी हैं ये मनुष्य ने बनाई हैं। राज्य, समाज और जो संस्थाएं हैं वो सिर्फ मनुष्य के कल्याण को अच्छा करने के लिए ही ये काम करेंगी सिर्फ, ना कि उनको बंधित करने के लिए, उनको और विकसित होने से रोकने के लिए, सिर्फ उनका साथ देने के लिए, उनकी समस्याओं में सिर्फ इन्हीं का निर्माण किया गया है, राज्य, समाज और संस्थाओं का। ये उदारवादियों का मानना है। इसलिए समस्त राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को ही केंद्र बिंदु मानकर होना चाहिए, यानी व्यक्ति के लिए ही सब कुछ मानकर ही जो भी संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए। और सभी चीज़ों का निर्माण व्यक्ति को केंद्र मानकर ही किया जाना चाहिए। हमें व्यक्ति के विकास वृद्धि कैसे की जानी चाहिए कि इससे कि विकास वृद्धि हो सके व्यक्ति की। आज के समय में ये चीज़ नहीं चल रही है। आज के समय में बिल्कुल व्यक्ति की वृद्धि तो बहुत कम देखी जा रही है आजकल। आजकल देखी जा रही है राज्य की वृद्धि कैसे की जा सके और धर्म की वृद्धि कैसे की जा सके। आज के समय में ये चल रहा है। आप लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे इस विषय पे, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है आज की स्थितियों को देख कर जो चल रहा है। तो जो उदारवादी का नारा होता है वो तो विश्व शांति तो विश्व बंधुता के आदर्श में विश्वास करता था, और इसका मूल मंत्र है जियो और जीने दो, यानी लिव एंड लेट मी लिव। अदर को जीने दो और को हमें हमें भी जीने दो। उनका कहना है कि प्रत्येक राष्ट्र धीरे धीरे शांतिपूर्वक तरीके से प्रगति करने का अधिकार है तथा प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की प्रगति में सहायता देनी चाहिए, यानी प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की भी सहायता करनी चाहिए उसके विकास में, ना कि अपना अपना सोच कर करना चाहिए।
दूसरे राष्ट्र सीमा और अखंडता का आदर करना चाहिए, यानी दूसरे राष्ट्रों की सीमाओं का आदर करना चाहिए, उनमें उनके निजी मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और बल का तो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दो राष्ट्रों के बीच में जो विवाद है उसको बल के प्रयोग से दबाने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। इसके बदले बातचीत का प्रयोग ज़्यादा किया जाना चाहिए, उदारवाद का मेन मोटो है। ये मोटो बता रहा हूँ मैं इसमें, जो जो इन्होंने बताए हैं। यह जनतंत्र के मूल आधार लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा को विश्वास करते हैं, यानी एक लोकतंत्र का विश्वास रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का उदारवादी उपागम अब देखते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उदारवादी उपागम का उदय उदारवादी विचारधारा की उपज के रूप में माना जाता है। ग्रेसियस और जॉन लॉक ने उदारवाद को क्रमबद्ध दर्शन की शुरुआत की थी, यानी उन्होंने क्रमबद्ध, ये मेन जो है उदारवाद के, उनको क्रमबद्ध में लाने में उन्होंने लिखा था उदारवाद की जो शुरुआत हुई थी, ग्रेसियस और जॉन लॉक ने। लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय दृष्टिकोण उदारवाद एक विशाल आंदोलन था जिसका प्रभाव पश्चिमी यूरोप के देशों में अमेरिका पर ज़्यादा पड़ा, लेकिन इसका सबसे व्यवस्थित विकास ब्रिटेन में हुआ। इसका प्रभाव जो उदारवाद का था वो अमेरिका पे पड़ा, पर इसका जो सबसे व्यवस्थित विकास ब्रिटेन में हुआ था। उदारवाद दर्शन के अनुसार राज्य का प्राथमिक दायित्व समस्त आवश्यक हितों की रक्षा करना तथा उन अव्यवस्थाओं और माध्यमों की रक्षा करना जिनके द्वारा हितों का संघर्ष कम से कम बल प्रयोग के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इसका मानना है कि शासन को कुछ निश्चित कानूनी और संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करना चाहिए। कार्यपालिका कानूनों की सीमाओं में रहती हुई अपने विवेक से कार्य करती है। इसमें आदेश अथवा स्वेच्छाचारी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी कारण उदारवादी शासन के बारे में कहा जाता है कि वह शक्ति पर नहीं बल्कि इच्छा पर आधारित होती है। उदारवादी उपागमों की पूर्व मान्यताओं का इस प्रकार देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उदारवादी उपागम में व्यक्ति समस्त क्रियाकलाप का केंद्रीय तत्व, यानी व्यक्तित्व केंद्रित है। मनुष्य पर शासन उनकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। जब शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो, किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के मनमाने ढंग से शासन करने का अधिकार नहीं है। यानी फलत लोकतांत्रिक शासन के ढांचे में उदारवादी पूर्व विश्वास रखते थे। वे निर्वाचित संसद, स्वतंत्र न्यायालय, वैश्विक मताधिकार तथा निष्पक्ष चुनाव में आस्था रखते थे। उदारवादी उपागम का मानना है कि राज्यों के हितों में क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं तथा कालचक्र के अनुसार शक्ति संबंध भी बदलते रहते हैं। उदारवादी राज्य का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। वे एक आदर्श समाज यानी सो कॉल्ड आदर्श समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो अन्य राष्ट्रों के हितों व नीतियों को महत्व देते हों। तो देखते हैं फिर उसके बाद, उदारवादियों का कहना है कि व्यक्ति एवं राष्ट्र के हित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तत्वों एवं आंतरिक कारकों से प्रभावित होते हैं। वे राष्ट्र को एक ऐसा सामूहिक व्यक्तित्व मानते हैं जिसका कार्य समाज एवं विभिन्न राष्ट्रों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। इनका मानना है कि व्यक्ति के जीवन में अनेक पहलू ऐसे हैं जो राज्यों के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं और राज्य उन क्षेत्रों में या उनसे संबंधित समूहों के कार्य के हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उदारवादी उपागम यह मानता है कि खुली बातचीत, पारस्परिक निर्भरता और ऐच्छिक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार है और यह उन्हें स्थायित्व प्रदान करता है। उदारवादी शासन की सारी व्यवस्थाएं इस विश्वास के आधार पर संचालित होती है कि मतभेद को आपसी बातचीत द्वारा सुलटाया जा सके और बातचीत के परिणामस्वरूप जो भी निष्कर्ष निकल कर सामने आता है उसमें ऐच्छिक सहयोग का भाव होता है, यानी सभी की भावनाओं का एक मेलजोल होता है, बल प्रयोग का नहीं। इस प्रकार का उनका मानना है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच प्रतिकूल नीतियों के बारे में विचार विमर्श हो सकता है और संघर्षपूर्ण हितों के संबंध में बातचीत हो सकती है और इन सब के परिणाम स्वरूप काफी हद तक सर्व स्वीकृति मत प्राप्त किया जा सकता है। तो यही मानना है कि उदारवादियों का कि किसी भी मतभेद को पूरी तरह आपस में बैठकर खुली बातचीत कर कर सुलटाया जाना चाहिए, ना कि बल प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बातचीत कर कर हम एक बार बैठ के बात करेंगे अपने मतभेद वाले बंदे से, तो हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चलेगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम उनसे शेयर कर पाएंगे, जिससे हम एक मिडिल ग्राउंड पर आ सकते हैं, ना कि बल प्रयोग। मिडिल ग्राउंड पर आने पर एक एक अच्छा और एक सुचारू रूप से दोनों की मदद करने वाला रास्ता निकल सकता है ना। और बल प्रयोग डायरेक्ट करने पर जाएंगे तो हम दोनों का ही नुकसान करेंगे। उदारवादियों को माना ये सोच अच्छी थी जब के टाइम पे, अब भी अच्छी हो सकती है, पर अब ज़्यादातर एक बहुत ही गर्म माहौल सा चल रहा है हर जगह कि हम भी अटैक करेंगे, हम भी अटैक करेंगे। पहले ये था थोड़ा मानते भी ठीक है कि भाई जो अटैक करेगा पहले वो करेगा, जब भी हम करेंगे, मगर जब तक तो हमारा नुकसान हो जाएगा। आधे लोगों की सोच ये है कि हमें पहले कर देना चाहिए। अब इंडिया की जो नई नीति है उसके अनुसार तो यही है कि अगर हमें जानकारी मिल गई कि हम हमारे साथ कोई मतभेद करने वाला है या हम पर कोई अटैक करने वाला है, हमें पता चल गया, कंफर्म हो गया, प्रूफ है हमारे पास, तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम अटैक कर देंगे। तो ये है, पर इसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है बंदों द्वारा। कोई प्रूफ, शक्तियाँ, एविडेंस इस तरह से प्रस्तुत किए जाएंगे कि हाँ भाई वो बंदा हम पर हमला करना चाह रहा है।
या हम पर मतभेद है, वो हमसे नाराज है, इस तरह से दिखाया जाएगा मास उस पे, तो फिर एक दूसरी सरकार को लगेगा कि ऐसा ही चल रहा है, तो क्या वो गलत निश्चित डिसीजन ले सकता है इसमें। ये तो चलो डिबेटेबल है, इसको तो हम छोड़ते हैं। फिर भी सोचने वाली बात है, सोच के ही कभी भी जो बोला गया है उसको मानना नहीं चाहिए। जो भी आप पॉलिटिकल के पढ़ने वाले छात्र हैं, कोई भी बात हो, आपको उसको एक बारी सोचना है। अपने आसपास जो भी चल रही है उसको एक बारी सोचो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, और उसको दोनों तरफ से सोच के देखो, तभी कुछ अपना निर्णय लेना उस पर, ना कि उसको फॉलो कर लेना। उसको कभी फॉलो नहीं करना। अब मैं भी जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये, अब मैं इसमें पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ। अब मैं पॉइंट्स से आपका आंसर शीट तो नहीं भरेगी ना, ये पॉइंट्स आपको समझने हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरीके से आप इन पॉइंट को समझ पा रहे हो, और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और आपको फिर उसमें अपने ही विचार डालकर आपको आंसर बनाना है पूरा, इन पॉइंट्स की मदद से। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का नव उदारवादी उपागम। अब देखते हैं हम नव उदारवादी और के बारे में कि क्या चीज़ है। उदारवाद को तो समझ लिया हमने। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध तक संपूर्ण यूरोप में उदारवाद का बोलबाला था। 1914 से पहले पहले, यानी प्रथम युद्ध से पहले पहले उदारवाद का बोलबाला था। उदारवाद की तरीके से चलने की कोशिश थी सभी की। तथा परंतु एक विश्व युद्ध हुआ जो 1914 1918 चला था, वो विश्व युद्ध। उसके उपरांत रूस में समाजवादी क्रांति, जर्मनी में हिटलर के अधीन नाजीवादी एवं फासीवादी का उदय हुआ, और गहरे आर्थिक संकट के रूप में आर्थिक मंदी आई। कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कारण थे जिन्होंने उदारवादी विचारधारा को धक्का पहुंचाया। ये चीज घटनाएं होने के कारण जो उदारवादी विचारधारा चल रही थी उसको बहुत ठेस पहुंची। अब वो फॉलो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि दोनों तरफ तबाही थी, दोनों तरफ ठेस पहुंच रही थी सभी के विश्वासों को। तो दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते ही, दूसरा जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके आते आते ही 18वीं 19वीं शताब्दी की, इसने क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचारधारा यानी क्रांति विरोधी यथाशक्ति की रक्षक का रूप धारण कर लिया। अब वो डिफेंडेड बन गई, यानी ऑफेंसिव हो गई ज्यादा उदारवादी विचारधारा। अब नव उदारवादी का उदय स्वयं उदारवाद पर एक तीखा प्रहार था। नव उदारवाद का प्रगति एवं सहयोग के संबंध में आशावादी दृष्टिकोण है, काफी संकीर्ण है। वे वर्तमान परिस्थितियों में मनुष्य की वास्तविक क्षमताओं को विकास चाहते हैं। वे अभी की जो वर्तमान में परिस्थितियां उनको सुधारना चाहते हैं, ना कि फ्यूचर के देखते हैं, आशावादी रखते हैं। वे अभी के बारे में सोचते हैं कि हमें अभी की परिस्थितियों को सुलझाना है, तथा व्यक्ति की शक्ति के विकास में उनकी रुचि है, ताकि व्यक्ति समाज के हितों में भाग ले सके तथा अन्य तथा सामान्य हित के क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दे सके। उनका मानना भी ठीक था उन परिस्थितियों के अनुसार, कि उदारवादी शासन केवल ऐसे समाज में ही संभव है जहाँ कानून और सार्वजनिक नीति लोकमत के प्रति निरंतर सचेत रहे, यानी लोगों के प्रति प्रत्येक समय सचेत रहे। पर उदारवादी शासन का कार्य स्वतंत्र समाज के अस्तित्व को सहारा देना है। शासन लोगों को कानून के द्वारा नैतिक नहीं बना सकता, परंतु वह नैतिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को निवारण यानी कम कर सकता है। नव उदारवादी मुक्त बाजार चाहता है और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संस्थाओं में आस्था रखते हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवादी लोकतांत्रिक समुदायों का अपना समर्थन देते हैं। जो नहीं पूंजीवादी जो विचारधारा थी उसको ज़्यादा समर्थन देते हैं, यानी व्यापार को बढ़ावे को, अभी तरक्की करने, विकास करने। विश्व व्यवस्था की अवधारणा देख लेते हैं। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विभिन्न अवधारणाओं के अंतर्गत व्यवस्था के अंतर वास्तविकता को केवल अंशों में ही समझ सकता है। अलग अलग अध्ययनकर्ता अध्ययन वास्तविकता के अलग अलग अंश को महत्वपूर्ण मानते हैं तथा न्याय के दृष्टिकोण विदेश नीति के आधार पर बल देता है, जबकि सौदेबाजी का खेल सिद्धांतों समझते के लिए कई बातचीत की प्रक्रिया के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी प्रकार यथार्थवादी, उदारवादी और आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संपूर्ण घटनाओं को अपनी अपनी दृष्टि में देखते हैं। ये तीनों विचारधाराएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों को अपनी अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। यथार्थवादी अलग देखते हैं, उदारवादी अलग देखते हैं, आदर्शवादी अलग देखते हैं। तो इनकी दृष्टियों पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं, किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले यथार्थवादियों की देखते हैं। परिणाम से यथार्थवादी की नीतियां शांति विरोधी तथा देह राष्ट्रीय शक्ति का प्रसारण माना जाता है। उनकी अवधारणा को राज्य केंद्रित माना जाता है। इसके विपरीत उदारवादियों की नीतियां शांति के पक्षधर मानी जाती हैं तथा वे विश्व बंधुता पर जोर देते हैं। ये तो ये हो गया, सारांश देख लेते हैं।
सारांश ये माना जाएगा कि उदारवाद परिवर्तन और प्रगति का संदेश देता है एंड स्वतंत्रता को महत्व प्रदान करता है। 19वीं शताब्दी में यूरोप तथा अमेरिका में उदारवादी दर्शन का सबसे अधिक प्रभाव था, महत्व देखा जा रहा था। इस दर्शन ने अन्य इन देशों में इतिहास के विभिन्न तरीकों को प्रभावित किया है। वस्तु इस शताब्दी के इतिहास उदारवाद की प्रगति में विषय का ही इतिहास है। उदारवाद ने विभिन्न राष्ट्रों में औद्योगिक विकास को प्रभावित किया और प्रोत्साहित किया। इसने धर्म और राजनीति को अलग अलग करके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के विचार को जन्म दिया है तथा समानता व लोकतंत्र का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व शांति का इनका पूर्ण विश्वास है। इसलिए उदारवाद केवल एक राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। यह विश्व बंधुता की भावना को पोषण करता है। इसका मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र के धीरे धीरे शांतिपूर्ण विकास करने का अधिकार मिलना चाहिए। उदारवाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपने चैप्टर के रिलेटेड। उदारवाद के अंतर्निहित पूर्व मान्यताओं को पहचान करें। इन उदारवाद की जो अंतर्निहित मान्यताओं का पहचान करें तथा यथार्थवाद एवं उदारवादी विचारधाराओं में अंतर बताइए। उदारवाद मनुष्य पर केंद्रित होता है। उदारवाद में व्यक्ति संपूर्ण क्रियाकलाप का केंद्र है। मानवीय बुद्धि एवं विवेक की आस्था है। मानवीय स्वतंत्रताओं में विश्वास का वे समर्थन करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य पर शासन उनकी सहमति के आधार पर ही शासन कर सकता है। इसलिए वे लोकतांत्रिक शासन में विश्वास रखते हैं, परंतु जब तक कि मनुष्य को दबाव नहीं बंधित न किया जाए लोकतंत्र द्वारा। वे एक ऐसे न्यायपूर्ण आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो अन्य राष्ट्रों के हितों, वे एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जो कि अन्य राष्ट्र के हितों की भी ध्यान रखे, उनकी नीतियों का भी ध्यान रखे, उनको महत्व दे और राष्ट्रों के बीच बातचीत से मामले सुलटें, पारस्परिक निर्भरता हो, ऐच्छिक सहयोग हो एवं खुली बातचीत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आधार बने। और दूसरी तरफ यथार्थवादी दृष्टिकोण में यह भिन्न हो जाता है, क्योंकि यथार्थवादी शक्ति, शस्त्र और युद्ध को आवश्यक मानते हैं। ये तीनों को मानना, वे मानता है कि राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूर्ण करने का माध्यम है। यथार्थवादियों का मानना है शक्ति, शस्त्र, युद्ध ही मेन है, यही एक राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। और उदारवादियों को ये नहीं है, तो हितों को पूर्ण करने का माध्यम है। यथार्थवादी शक्ति संघर्ष की स्थायित्व एवं उसकी सर्वव्यापकता में अपना मार्गदर्शन मानता है तथा राष्ट्रीय राज्य पर अपना मुख्य ध्यान देता है। उनके विपरीत उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में पूर्ण विश्वास करता है। उसका कहना है कि राष्ट्र एक ऐसा सामूहिक व्यक्तित्व है जो अपने देश के भीतर एवं बाहर सामंजस्य स्थापित करता है। यह समस्याओं को समाधान सहयोग के आधार पर करना चाहता है, बट युद्ध का भी सहारा लेना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव उदारवादी और परंपरागत यानी जो नया उदारवादी और परंपरागत उदारवादी यानी पुराना, उसमें क्या अंतर है, इनके बारे में क्या क्या है, राजनीतिक परंपरागत उदारवादी को पूरी तरह से पृथक चिंतन करते हुए बताइए। तो परंपरागत यानी पुराने उदारवादी के बारे में जो पहले युद्ध से पहले का था, तो उनका मानना है कि व्यक्ति की पारस्परिक निर्भरता, जो पारस्परिक निर्भरता है व्यक्ति की किस पे सबसे पहले निर्भर रहेगा, एवं सहयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार है। उनका कहना है कि मतभेद को सहयोग एवं बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है तथा प्रत्येक राष्ट्रीय सने सने धीरे धीरे प्रगति की ओर अग्रसर होता जाता है। लेकिन नव उदारवादी प्रगति एवं सहयोग के प्रति इतना आशावादी दृष्टिकोण नहीं रखते। वे वर्तमान स्थिति के अनुसार ही मनुष्य का विकास चाहते हैं। नव उदारवादी आशावादी दृष्टिकोण के अतिरिक्त अन्य मामलों पर परंपरागत उदारवादियों से सहमत हैं। विदेश नीति के संबंध में मुक्त व्यापार, मुक्त बाजार तथा लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संस्थाओं का प्रसार चाहते हैं। इन चीज़ों पे चाहते हैं, पर वे कहते हैं कि हम प्रेजेंट में देखेंगे, हम बाद की प्रगति नहीं देखना चाहते, हम प्रेजेंट के मुद्दों पर रहेंगे, यानी जो करंट में चल रहा है। तो ये चैप्टर 2 का मोटा मोटा सार यही था। अगर आपको मेरी एक्सप्लेन अच्छे लगा हो, कुछ समझ आया हो इसमें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ऐसे ही थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगा। पर मैं पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसा ही है, फ्रैंक, नॉर्मल, थोड़ा स्पीड में। और अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो कि इस सर जी हमें इसके बारे में कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, इस विचारधारा के बारे में, तो मैं उस विचारधारा के बारे में भी आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आप ऐसे जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ।